हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक काल। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। ठीक, और करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख लेना। ठीक, तो समझते हैं। तो वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड क्या है याद रखना, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, ये टाइम पीरियड याद रखना। ठीक, क्वेश्चन बन जाता है। और इस सभ्यता या संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। ठीक, इसको देखना समझना, आर्य कौन थे अभी समझते हैं अपन। ठीक है, तो इस सभ्यता के यानी संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइडेड है, अपन आगे समझेंगे। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर वो सॉरी हाँ 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, अब आर्य आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, आर्य शब्द का होता है अर्थ श्रेष्ठ, उदात, अभिजात। ठीक है, उत्कृष्ट, उच्च, कुलीन। ठीक, तो ये अर्थ है किसके? आर्य, आर्य शब्द के। ठीक है, क्या क्या अर्थ है? श्रेष्ठ है, उदात है, अभिजात है, उत्कृष्ट है, उच्च है, कुलीन है, ये सब अर्थ है आर्य के। ठीक है, पहले आर्यों को नस्लीय समूह की संज्ञा दी जाती थी, मतलब ये नस्लीय समूह है, यानी कि जाति की संज्ञा दी जाती है आर्यों को। ठीक है, लेकिन ये जाति या नस्लीय समूह के नहीं है, ये भाषाई समूह का एक व्यंजक है। ठीक है, भाषाई समूहों को क्या बोलते हैं? आर्य। तो ये भाषाई समूहों का व्यंजक कौन है? आर्य। ठीक है, याद रखना, पहले नस्लीय समूह बोला जाता था। ठीक है, एक विशेष जाति का बोला जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसे भाषाई समूहों का व्यंजक बोलते हैं, भाषाई समूह के लोग थे ये आर्य। ठीक है, अर्थ मैंने बता दिया, श्रेष्ठ, उदात, अभिजात, उत्कृष्ट, उच्च, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। इनका आगमन देखो, ठीक है, कहाँ से आए हैं? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये मध्य एशिया से, ठीक, मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, इराक से होते हुए भारत की ओर आए। ठीक है, ये याद रखना, मध्य एशिया से। ठीक, इनकी अलग अलग शाखाएं अलग अलग दिशाओं में विभाजित हुई। जैसे पश्चिम में गई एक शाखा, ठीक है, यूरोप साइड। ठीक, एक अपने साइड आई है भारत की ओर, ठीक, ईरान की ओर। ऐसे विभाजित हुई है शाखाएं आर्यों की। ठीक है, तो वो ये मध्य एशिया से ही हुए हैं डिवाइडेड। तो पश्चिम एशिया, ईरान होते हुए, इराक होते हुए भारत की ओर ये आए। ठीक, याद रखना। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखो, 1400 ईसा पूर्व के एक बोगस कोई अभिलेख है। ठीक, नाम याद रखना, इंपोर्टेंट है। बोगस कोई अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो 1400 ईसा पूर्व है। कहाँ पर है? ये मध्य एशिया की एक जगह है, बोगस कोई, वहीं पर है ये अभिलेख। ठीक है, याद रखना, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। भारत में आए, ठीक, जो वैदिक लोग हैं, ठीक है, आर्य लोग हैं, उसकी जानकारी मिलती है बोगस कोई अभिलेख से। ठीक, और बोगस कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण आदि जो भगवान है, जो वैदिक काल में भगवान की पूजा की जाती थी, उन सभी भगवानों का, लगभग 3-4 भगवानों का वर्णन भी है इसमें बोगस कोई में। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से ही आए हैं, इस अभिलेख में लिखा हुआ है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? आर्यों के आरंभ में आर्यों के आगमन की व्याख्या आर्य आक्रमण से की गई थी। ठीक है, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पतन का जो कारण था वो आर्यों के आक्रमण का ही बताया, कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन ये जो व्याख्या थी वो खंडित कर दी गई। ठीक है, क्यों कर दी गई? क्योंकि अगर आर्यों ने आक्रमण किया होता सिंधु घाटी सभ्यता पे, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, डेवलप्ड सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन आर्य तो ऐसे थे नहीं, आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अगर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया होता तो नगर सभ्यता देखने को मिलती वैदिक काल में, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो आर्यों की व्याख्या, जी वाली व्याख्या गलत हुई कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कि आर्यों ने आक्रमण किया है। उनकी व्याख्या आने में भी यही व्याख्या का वर्णन किया कि जो आर्य आए हैं वो आक्रमण करके आए हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या गलत हो गई। ठीक है, और किसने दी थी व्याख्या? मार्टिमर व्हीलर ने बताया था कि आर्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, और आर्य जो थे वो आक्रमण करके ही भारत में आए थे। ऐसी इनकी व्याख्या थी, तो गलत, जो गलत साबित हो चुकी है। ठीक है, याद रखना, परंतु वह धारणा खंडित हो चुकी। ठीक है, अब उसकी जगह आर्यों के अप्रवर्जन, जो कि व्यवस्थित तरीके से ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अप्रवर्जन मतलब माइग्रेशन का सिद्धांत, मैंने बताया मध्य एशिया से अलग अलग शाखाओं में विभाजित होकर आए थे। ठीक है, माइग्रेशन, तो ये आज सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अभिलेख में जानकारी इसकी मिलती है। ठीक है, याद रखना। ठीक,
आगे देखो, आर्य अलग अलग समय में और छोटे छोटे कबीलों के रूप में बंटकर आए थे। ठीक, आर्य जो आए थे अलग अलग समय में, अलग अलग और छोटे छोटे कबीलों में बंटकर आए थे। इनके 5 कबीले के समूह को पंचजन कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, इनके जो 5 समूह थे उन कबीलों को पंचजन कहा जाता था। उन 5 कबीलों में देखो कौन कौन थे। एक यदु कबीला, द्रहु, अग्नि, पुरु और त्रवस, ये 5 कबीले थे, याद रखना। ठीक है, इनसे एक अलग कबीला था भरत कबीला, जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, भरत कबीला। ठीक, आगे देखो, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत से राइटर, बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 3-4 डाल रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है किसने कौन सी थ्योरी दी थी, कहाँ से आ रहे थे, तो ठीक है ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन रख देंगे 4, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, या फिर जोड़ियों में मिलाने के लिए आ जाए। ठीक है, याद रखना। तो मैक्स मूलर और वाइल्ड स्टाइन, ठीक है, वाइल्ड स्टाइन और मैक्स मूलर ने बोला मध्य एशिया से, जो कि सही है आज की। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन बन जाए कि सबसे जो विख्यात है, यानी कि जो प्रचलित है, जो सबसे सही मानी जाती है व्याख्या, वो है मैक्स मूलर की, जो मध्य एशिया वाली। ठीक है, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। और दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत से आए थे आर्य लोग, ऐसा बताया। ठीक है, अविनाश चंद्र बोस जो थे, उन्होंने सप्त सेंटर प्रदेश के बारे में बताया कि सप्त सेंटर प्रदेश यानी कि ये लोकल के ही थे। ठीक है, देसी थे, यानी कि अपने सप्त सेंटर प्रदेश उस एरिया को बोला जाता है, यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक। ठीक है, उसमें पंजाब वाला एरिया, सब एरिया क्या बोलते हैं, सप्त सेंटर प्रदेश। इनका मानना था कि ये सप्त सेंटर प्रदेश यानी कि यहीं के थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वहां से मध्य एशिया से आए, फिर आके यहाँ पे बस गए, उसे बोला गया सप्त सेंटर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार देखो, यहाँ पर आगे बस गए तो कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार का वर्णन है वो देखते हैं। ठीक है, तो आर्यों की जो आरंभिक इतिहास की जानकारी है, मतलब जो आर्य आए थे उसके आरंभ की जानकारी है, वो उनके मुख्य स्रोत ऋग्वेद से ही मिल जाती है। जो इन्होंने ऋग्वेद लिखा है उससे इसकी जानकारी मिल जाती है, जो आरंभिक आर्यों की जानकारी थी। ठीक है, तो वैदिक कार्य यानी कि ऋग्वैदिक कार्य जो थे वो अर्ध घुमक्कड़ जीवन जीते थे, मतलब कहीं एक जगह स्थायी नहीं रुकते थे, कुछ दिनों के लिए रुके, फिर आगे जाके चल दिए, फिर थोड़ा दिन रुके, ऐसे अर्ध घुमक्कड़ जीवन था इनका। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, ठीक, सिंध, हरियाणा, कश्मीर और राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का, याद रखना। ठीक, अभी मैप में देखें कहाँ तक है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम से हमें ऋग्वैदिक कार्यों के प्रसार की सूचना मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में जो नदियों का वर्णन है उससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक कार्य कहाँ तक इनका प्रसार था, कहाँ तक बसे हुए थे। ठीक, तो ऋग्वेद में मूजवंत पर्वत की चर्चा मिलती है। ठीक है, जिसकी पहचान हिमालय के रूप में की गई। इससे पता चलता है कि हिमालय की जानकारी थी, जिसे मूजवंत बोलते थे। ऋग्वैदिक कार्यों को हिमालय के बारे में जानकारी थी, याद रखना। क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों को हिमालय के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। ठीक है, या फिर हिमालय को किस नाम से जाना जाता, मूजवंत पर्वत के नाम से जाना जाता था, याद रखना। ठीक, आगे देखो, संभवतः यमुना नदी इनकी पूर्वी सीमा रही होगी। ऋग्वैदिक कार्यों की जो यमुना नदी थी वो क्या है, संभवतः पूर्वी सीमा रही होगी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार वर्णन है और गंगा नदी का 1 बार वर्णन, और सबसे अधिक वर्णन जो है वो है सिंधु नदी का। ठीक है, तो याद रखना। तो ऋग्वेदिक में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा का 1 बार, तो 1 बार हुआ, इसका मतलब कि ये यमुना नदी तक, सॉरी गंगा नदी तक इनका प्रसार नहीं था। ठीक है, एक ही बार वर्णन मिलता है, मतलब कोई थोड़े दिन के लिए गया होगा या फिर 1-2 लोग ही गए होंगे। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ इनका जानकारी कम मिलती है, सिर्फ गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि गंगा नदी के आसपास इनका कोई स्थापत्य नहीं था, यहाँ पर ये विस्थापित नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर ये स्थापित नहीं थे, याद रखना। ठीक है, लेकिन यमुना नदी का 3 बार वर्णन, इससे पता चलता है कि हाँ यमुना नदी तक ये थे, इसलिए यमुना नदी का 3 बार इन्होंने वर्णन भी किया है। तो पूर्वी सीमा जो मानी जाती है वो यमुना नदी मानी जाती, गंगा नदी नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे पता चल जाता है इनका जो वर्णन ऋग्वेद में दे रखा है नदियों के बारे में, इससे पता चलता है इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं, ये देखो। ठीक, ये था इनका एरिया वैदिक कार्यों का। ठीक है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, फिर ये क्या है, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ तक आएंगे, फिर गंगा तक आएंगे, ठीक, गंगा यमुना दोआ, ये सब चीजें, फिर धीरे धीरे यहीं से महाजनपद स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या पूर्व की ओर फिर पढ़ेंगे, देखो इंडो आर्यन, ठीक है, मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पर मूसबंद पर्वत ये रहा, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें हैं, सिंधु नदी, गोमती, ठीक, यमुना, ये देखो यमुना नदी, यहाँ तक इनका विस्तार माना जाता है। गंगा नदी का एक बार वर्णन है, तो यहाँ तक इनका विस्तार पूरी तरीके से नहीं था, ठीक है, इसलिए पूर्वी सीमा हो जाती है यमुना नदी, ठीक है, और यहाँ तक पश्चिमी अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा, ठीक, तो ये याद रखना, तो यहाँ तक, ठीक है, दक्षिण में भी इनका प्रसार नहीं था, ठीक, याद रखना, ये है कि लोकेशन, ठीक है। चल देखते आगे, ठीक, आगे देखो, ऋग्वेद में सतलज नदी एवं यमुना नदी के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त कहा गया है, ठीक है, सतलज नदी यमुना नदी के जो बीच का एरिया है, ठीक है, मैंने बताया, उसे बोलते थे ब्रह्मवर्त, ठीक है, या सप्त सेंद्र प्रदेश भी बोला जाता था, ठीक है, ये पूरा एरिया जो था उसे बोलते थे सप्त सेंद्र प्रदेश या ब्रह्मवर्त, याद रखना, ठीक। तो क्वेश्चन बन जाए कि ब्रह्मवर्त एरिया किन दो नदियों के बीच को बोला जाता है, तो सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में कई बार किया गया है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण थी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र थी सरस्वती, ये भी याद रखना, ठीक है, पवित्र सबसे सरस्वती और सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है। और सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, यानी कि नदियों की प्रमुख या नदियों की माता किसे बोला गया, सरस्वती को, ठीक है, इसके लिए शब्द दे रखा है नदीतमा, ठीक है, याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक, नदीतमा। आगे देखो, ठीक, तो ये अपन क्या है, ऋग्वैदिक काल के बारे में अपन ने जानकारी देख ली, इनका विस्तार कहाँ तक था ऋग्वैदिक कार्यों का, ठीक है, ये सब चीज अपन समझ चुके हैं। अब देखते हैं अपन ऋग्वेद, जो ऋग्वेद लिखा है, ऋग्वेद के बारे में जानकारी, ठीक, क्योंकि ऋग्वेदिक काल ही है ये 1500 से लेके 1000 ईसा, ठीक है, और बाकी जो है उत्तर वैदिक काल है, बाकी 3 वेद लिखे गए वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक, वो तीनों 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, लेकिन जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में जानकारी देखो, ठीक, क्या है, तो ऋग्वेद, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है छंदबद्ध रचना या श्लोक, ये इसका अर्थ है, ठीक है, जो कि किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा, ठीक, याद रखना, भाषा भी पूछी जाती है, किस भाषा में ऋग्वेद, तो संस्कृत भाषा, ठीक है। इसमें 3 पाठ हैं और 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने मंडल हैं, 10, पाठ कितने, 3, और सूक्त कितने, सूक्त यानी कि रचना है 1028, ठीक है, तो याद रखना। ऋग्वेद का जो पाठ करता है, ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र, होत्र बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, PSC में पूछा गया है और SSC वगैरह में पूछा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र, ठीक है, होत्र नामक पुरोहित द्वारा ऋग्वेद का पाठ किया जाता था, ये याद रखना, ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा समझ लो। एकेश्वरावाद मानते थे ऋग्वेद अपने आप को, मतलब एक ही ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरावाद, लेकिन ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, अनेक देवताओं का वर्णन है, इंद्र का है, वरुण का है, अरुण का, अग्नि का है, ठीक है, अनेक देवताओं का अस्तित्व, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए, मतलब एक ही भगवान को मानते हुए, सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी वो क्या है, बहुलवादी हो गए थे, ठीक है, मतलब बाद में वो क्या बहुलवादी हो गए, तो बहुतवादी, ठीक, अनेक देवताओं को पूजते थे तो बहुलवादी हो गए थे, ठीक है। आगे देखो, अब 10 मंडल जो है, उस मंडल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 10 मंडल में जो पहला और 10वां मंडल है वो सभी सबसे नवीनतम है, याद रखना, पहला और 10वां, ठीक, जो मंडल जोड़े गए बाद में जोड़े गए, 2 से लेकर 9 तक वो प्राचीन है, ठीक है, लेकिन और सबसे प्राचीन की बात करिए तो 2 से लेकर 7 तक, ठीक, ये सबसे प्राचीन है, फिर उसके बाद 8 9, लेकिन जो सबसे नवीनतम वो 1 और 10वां है, और इसमें भी नवीनतम पूछा है तो 10वां सबसे लास्ट में, ठीक, तो याद रखना, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सबसे नवीनतम कौन है, तो 1 और 2 ये सबसे नवीनतम मंडल है, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक। और तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया, तो तीसरे मंडल से लिया गया, ठीक। और चौथे मंडल में क्या है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, चौथा जो मंडल है वो कृषि से संबंधित है, पूछे जाए कृषि से कौन सा मंडल संबंधित है,
तो चौथा मंडल संबंधित, याद रखना। और सातवें मंडल में क्या है, दसराग का युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी, ठीक है, जिसे रावी बोलते हैं आज, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि दसराग का युद्ध किस मंडल में, सातवें मंडल में, किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी, ठीक है, पुरुषनी नदी मिलेगी ऑप्शन में, क्योंकि उस टाइम पे पुरुषनी बोला जाता था, ठीक है, रावी नदी को, ठीक। किन किन के बीच में हुआ, सुदास राजा थे, ठीक है, हम 10 जनों के बीच, सुदास ये भरत जो तो कबीला था उसी के थे सुदास राजा, ठीक है, उनके बीच में हुआ था, 10 जनों के बीच में। और जो 10 जन थे उन्हें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, ठीक है, 5 आर्य थे मतलब जो 5 आर्य लोग थे उनमें से 5 आर्य थे, और अनार्य मतलब जो देसी लोग थे, जो यहाँ पर पहले से ही थे कुछ लोग, वो अनार्य थे, ठीक है। तो वो हो गए थे 10, और इधर एक सुदास राजा, उनके बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें विजय किसकी हुई थी, सुदास राजा की हुई थी, ठीक है। ये दसराग का युद्ध है, ठीक है। और 10वें मंडल में क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें पुरुष सूक्त में, इसके यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण वर्णों का उल्लेख है, मैंने जो चारों वर्ण है उसका उल्लेख किसमें मिलता है, वो मिलता है 10वें मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का वर्णन किसमें, 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक। तो ये याद रखना, ये ऋग्वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल अपन ने स्टार्ट कर दिया, इसमें ऋग्वेद के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इनकी धार्मिक, यानी कि वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उसमें धार्मिक जीवन कैसा था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी देखेंगे, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में अपन आगे वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन प्री में बन जाते हैं, जो मैंने इतना बताया यहीं से प्री में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल से, याद रखना। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, ये देख लो, ये भी क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि ऋग्वेद जो है ग्रंथ, उसमें इंद्र का वर्णन कितनी बार है, तो 250 बार, याद रखना। और जो कि सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है, ठीक है, उपयोग किया गया, वो है इंद्र शब्द 250 बार, ठीक है, ऋग्वेद में। फिर उसके बाद है अग्नि 200 बार, ठीक। सीधे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो बहुत से वर्णों का इसमें बताया है कि कौन सा शब्द कितनी बार है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट डाले हैं जो क्वेश्चन में आते हैं हर बार, ठीक, और यहीं से आएंगे, ठीक, जो 5-6 यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो अग्नि का 200 बार, गाय का पूछ लिया जाए तो गाय का 176 बार, ठीक है, और वरुण 30 बार, यमुना नदी का मैंने बताया 3 बार, और पृथ्वी का 1 बार, और गंगा का भी मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले 1 बार, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, याद रखना, गंगा का 1 बार, पृथ्वी का भी 1 बार, और राजा शब्द जो आया वो भी 1 बार आया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है, राजा को कोई इतनी महत्व नहीं दिया जाता था, कोई ऐसा शासक नहीं हुआ करता था, ठीक है, कि राजा महाराजा हुआ करते, ऐसा कुछ नहीं था वैदिक काल में, ठीक। इसलिए 1 बार ही शब्द इसका यूज किया गया, राजा शब्द का, ठीक है। इनकी कोई सेना भी नहीं होती थी, अगर सेना की जरूरत, मतलब कुछ अगर पड़ रही है, कुछ कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दसराग का युद्ध, तो वो क्या होता था, लोकल के ही लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया जाता, वही उनकी सेना बन जाती थी, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पर राजा या कोई युद्ध का कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है, ठीक है, वो दसराग का एक युद्ध है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये याद रखना, तो ये शब्द पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा किसका हुआ है, इंद्र का हुआ है 250 बार, याद रखना, ठीक। तो ये चीज अपन समझ चुके हैं, इनका विस्तार समझ चुके, कहाँ से है, कहाँ तक इनका विस्तार था, मैप में भी देख लिया अपन ने, ठीक है, ठीक। और किसने क्या बोला, कहाँ से आए थे ये सब राइटर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इतिहासकार ने अपने अपने मत दिए, ठीक। और ये सब चीजें, आगमन कहाँ से हुआ, ठीक है, क्या अर्थ है इनका, बोगस को अभिलेख याद रखना, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैदिक काल में अपन आज इतना समझ चुके हैं, ठीक है। आगे वीडियो में अपन धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।